हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, एनएलएम स्टार्ट किया था अपन ने पिछले लेक्चर में और फोर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। फोर्स के बाद फिर अपन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी पढ़ा था उसी में, और फिर उसके बाद लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना। तो कितने टाइप होते हैं फोर्स के? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब मैं आज वो सारे फोर्स को थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तो अपने को पूरे 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन उसके और भी टाइप होते हैं, जैसे टेंशन फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो कि अपने एनएलएम में पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी पूरा चैप्टर है 11th क्लास में, लेकिन अपन थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटी, है ना। जैसे देखो, ये अपनी अर्थ है और ये अर्थ की हो गई है रेडियस। हाँ, ये अर्थ और ये अर्थ की क्या है? रेडियस। इस पर अर्थ का मास कितना ले रहे हैं अपन? ME। और यहाँ पर इसके अर्थ की सरफेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास कितना है? M, है ना। अर्थ की सरफेस पर कितना लगा, बॉक्स कौन सा रखा हुआ है जिसका मास कितना है? M, है ना। अब यहां से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है हमेशा? ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन कैपिटल Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये दो बॉडीज के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमेशा कैसा रहता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना। यहाँ पर जो कैपिटल G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो इसकी G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। M1 M2 क्या है? दो मासेस, है ना, उनका प्रोडक्ट। और R क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो, जैसे अब अपनी ये ग्रेविटी है ना। अर्थ का मास कितना लिया है अपन ने? ME। और रेडियस कितनी है? R। इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा इस बॉक्स पर? हमेशा सेंटर की तरफ। ऐसा याद रखना, है हमेशा किधर लगेगा? सेंटर की तरफ, है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा इस बॉक्स पर? तो देखो, G और M1 की जगह क्या जाएगा? ME, मास ऑफ अर्थ, इंटू M2 की जगह मास ऑफ बॉक्स अपॉन, और ये R क्या है? दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो ये R, यहां से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये तो रेडियस है ना, तो ये रेडियस का स्क्वायर। अब इसको देखो, ये Gme अपॉन RE स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू है। जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, और कैपिटल G तो कांस्टेंट है ME, मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये है ना, इसको स्मॉल g बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल g। तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg। क्या हो जाएगा? mg, है ना। ये जो है Gme अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल g। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल g। और इसको, इसका नाम जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है इसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो इसकी वैल्यू होती है सरफेस पर वो होती है 9.8। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 10 मानेंगे। क्या मानेंगे? 10, है ना। वैसे होती है एग्जैक्ट 9.8 है, पर हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या मानेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस इतना सा याद रखना है। बाकी पूरे चैप्टर अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो अगला नेक्स्ट उसमें आएगा चैप्टर ये पूरा ग्रेविटेशनल। पर अभी थोड़ा सा इसको याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है अर्थ की सरफेस पर? mg। कितना लगता है? mg, है ना। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये किधर लगता है? हमेशा सेंटर की तरफ। किधर लगता है? हमेशा सेंटर की तरफ। अब जैसे मान लो बॉक्स यहां रखा हुआ है, बॉक्स यहां रखा हुआ तो भी सेंटर की तरफ लगेगा। चाहे बॉक्स यहां रखा है तो भी सेंटर की तरफ लगेगा, चाहे बॉक्स यहां रखा है तो भी सेंटर की तरफ लगेगा। चाहे कहीं पर भी रखा हो, हमेशा फोर्स किधर लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ, है ना। समझ गए क्या? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू mg, है ना। तो ये अपन ने एक टाइप का फोर्स पढ़ लिया जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल
फोर्स, है ना। अब अपन बात करते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की। किसको पढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट? कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना, इसको एफ सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एफ सी। एफ मतलब फोर्स और सी मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना। क्या नाम है इसका? कॉन्टेक्ट फोर्स। अच्छा, लगता कब है कॉन्टेक्ट फोर्स? कब लगता है? जैसे दो सरफेस कभी टच हो, दो बॉडीज की दोनों सरफेस अगर कभी टच हो तो उनको क्या बोल, उस पर जो फोर्स आएगा वो कौन सा होगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मान लो ये देखो अर्थ सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है जो लाइन खींची मैंने? अर्थ सरफेस। इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास कितना? एम। तो हमेशा कॉन्टेक्ट फोर्स कैसे लगेगा? इस टाइप से। ये हो गया एफ सी, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा? थीटा। कितना होगा एंगल? थीटा, है ना। अब इस एफ सी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा एफ सी कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको क्या बोलेंगे? एफ सी साइन थीटा। समझ गए क्या? जिधर थीटा रहता है उधर कोस थीटा आता है और जिधर परपेंडिकुलर में किधर आएगा? साइन थीटा। अब ये जो एफ सी कोस थीटा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हो गया। और इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। दो नाम से जानते हैं इसको, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए क्या? तो कॉन्टेक्ट फोर्स कब आता है? व्हेन टू बॉडीज when two bodies when two bodies when two bodies touch each other टच ईच अदर। समझ गए क्या? जब दो बॉडीज टच रहती है तब कॉन्टेक्ट फोर्स आता है। और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, इसका एक कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन हो गया और इसका एक कंपोनेंट ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये वाला जो फ्रिक्शन है ये पूरा अपन इसको एनएलएम के बाद में 3 से 4 लेक्चर पढ़ने वाले हैं, इसको अलग से ही पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाले फोर्स को। अभी हम जो पढ़ेंगे इसमें एनएलएम में वो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए क्या? तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हेडिंग डालो यहां पर, नॉर्मल रिएक्शन। और जिसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे करते हैं? कैपिटल एन से। नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसे और नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। अब नॉर्मल फोर्स लगता कैसे है ना, तो याद रखना इसको। नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? जैसे मान लो देखो ये सरफेस है, यार तो सरफेस, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है ना, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स। कैसे लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। किधर लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। चलो मैं यहां लिखवाता हूं, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। अब देखो ये सरफेस है क्या? ये सरफेस है देखो, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? अब ये सरफेस देखो कॉन्टेक्ट में ये वाली सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? इस टाइप से, है ना। अब देखो नॉर्मल फोर्स आता कब है? अब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक पर ही नॉर्मल लगेगा, अर्थ पर भी नॉर्मल लगेगा। इस नीचे वाली सरफेस पर, क्योंकि यही थोड़ी कॉन्टेक्ट में है ब्लॉक, ये सरफेस भी तो है ना। तो इस पर भी लगेगा। इस पर कैसे लगेगा? जैसे बॉक्स पर लगा ऊपर, तो सरफेस पर लगेगा नीचे। किधर लगेगा? नीचे। और वैल्यू क्या होगी? बराबर। जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना। बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, बस वैल्यू बराबर होगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जैसे ये नॉर्मल जितना इस पर लगेगा उतना ही नॉर्मल इधर लगेगा। समझ गए क्या? अभी मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा हूं, है ना। वैसे इस पर एमजी भी लगेगा नीचे, पर अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। ये देखो, समझ गए क्या? तो ये जो लग रहा है, ये नॉर्मल जो नीचे लग रहा है वो किस पर लग रहा है? सरफेस पर, है ना, अर्थ सरफेस पर। और ये जो नॉर्मल लग रहा है वो किस पर लग रहा है? बॉक्स पर। समझ गए क्या? है ना। तो हमेशा याद रखना कॉन्टेक्ट सरफेस के कैसे लगता है नॉर्मल फोर्स? परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर, है ना। अब जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल बनाता हूं, उनमें बताना कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, है ना। सिर्फ अभी नॉर्मल की डायरेक्शन बतानी है। जैसे देखो ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर, है ना। इंक्लाइन प्लेन है, इस पर ऐसा रखा हुआ है, ये देखो ऐसे रखा हुआ। अब नॉर्मल कैसे लगेगा? ये इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसे? इंक्लाइन प्लेन।
तो इस पर कैसे लगेगा? अब बॉक्स देखो, अब देखो सरफेस कॉन्टेक्ट ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगा? ये सरफेस कॉन्टेक्ट में ऐसे है क्या? ये देखो, ये सरफेस कॉन्टेक्ट में से है तो अब इसके परपेंडिकुलर डालो तो ये नॉर्मल अब ऐसे लगेगा। अब ये नॉर्मल थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना। अब सरफेस पर भी कैसा लगेगा? इंक्लाइन प्लेन पर भी ऐसा लगेगा। समझ गए क्या? देखो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है ना? समझ गए? अब जैसे ये पहला एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और देखो। जैसे मान लो सरफेस ऐसी हो, वर्टिकल, कैसी सरफेस है? वर्टिकल, ये है ना। अब देखो कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे आ गई है क्या? तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? इसके परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब अब ऐसे लग जाएगा। और सर इस सरफेस पर कैसे लगेगा? ऐसे। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर, है ना। तो हमेशा है ना कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रखना है। जैसे देखो और एग्जांपल देखो इसके, है ना। सिर्फ डायरेक्शन सीख रहे हैं अभी नॉर्मल फोर्स की। जैसे मान लो ऐसी कोई सरफेस है ना, और इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बॉल, ये है ना। ये ऐसी बॉल रखी हुई है इसके अंदर। अब इस पर नॉर्मल कैसे रखेगा? अब इस पर नॉर्मल देखो, अब एक दो कॉन्टेक्ट सरफेस है तो जितनी सरफेस उतने नॉर्मल आएंगे। अब देखो दो कॉन्टेक्ट सरफेस दिख रही है क्या? तो जितनी सरफेस उतने नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे देखो दो सरफेस है, इसको सरफेस नंबर 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं सेकंड, है ना। अब यहाँ पर देखो ये सरफेस कैसे है? ऐसे। इस पे नॉर्मल कैसे लगेगा? इस टाइप से। ये हमेशा सेंटर से पास होगा, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल नंबर 1, क्योंकि पहली सरफेस है ना तो इसके नॉर्मल को अपन बोलेंगे n1, है ना। अब एक सरफेस ऐसे तो इसकी नॉर्मल कैसे लगेगी? अब सरफेस ऐसे तो परपेंडिकुलर इस टाइप से। समझ गए क्या? अब ये दूसरी सरफेस है तो इस पर क्या बोलेंगे अपन? n2। और जो ये जैसे मान लो ऐसे है ये सरफेस, तो अब ये है ना इस पर नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, इस वाली पर, इंक्लाइन प्लेन पर। और इस पर कैसे लगेगा? इस टाइप से, n2, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। जैसे मैं और एग्जांपल बनाता हूं इसके। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है बस तुम्हें। किसकी डायरेक्शन बतानी है? नॉर्मल रिएक्शन की, है ना। जैसे देखना इस टाइप से है। अब ये अपना एक इंक्लाइन प्लेन हो गया और एक सरफेस ऐसे है, ये एक सरफेस ऐसे हो गई और यहां इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल रखी हुई है ऐसे, है ना। अब देखो अब कैसे लगे? अब भी दो सरफेस है तो इसको सरफेस नंबर 1 नाम दे दो, इसको सेकंड। अब देखो दो सरफेस है ना, तो ये सरफेस तो ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे लगेगा, है ना। तो इसको मैं बोल रहा हूं n1। अब ये सरफेस ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगा? इस टाइप से, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? n2। ये ध्यान रखना। अभी अपन सिर्फ मान लेते हैं बॉक्स पर ही ये जो बॉल रखी हुई उस पर ही नॉर्मल बता रहे हैं अपन, है ना। तो इस पर देखो डायरेक्शन कैसे लग रही है? ये सरफेस ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन हो गई नॉर्मल रिएक्शन की, है ना। अभी ये काम आएंगे अपने आगे चल के, जब अपन न्यूटन फर्स्ट लॉ पर क्वेश्चन करेंगे ना, तब काम आने वाली ये चीजें, है ना। डायरेक्शन निकालना सीख गए क्या? नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे रहती है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। किधर होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे कब आता है? नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल और बना रहा हूं मैं, इस पर देखो एक बॉक्स वाला तो अपन ने कर ही लिया। अगर बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ फिर क्या करेंगे? जैसे एक बॉक्स तो ये हो गया जिसका मास है m1, और एक बॉक्स ये हो गया जिसका मास m2। अब देखो कॉन्टेक्ट सरफेस कितनी है? दो। एक सरफेस तो ये है कॉन्टेक्ट और एक ये है, तो अब नॉर्मल भी कितने आएंगे? दो, है ना। नॉर्मल दो आएंगे। तो इस पर देखो इस वाले बॉक्स पर मैं नॉर्मल थोड़ा सा इधर बना रहा हूं। अब दो सरफेस है ना तो दो नॉर्मल आएंगे, तो ये वाली सरफेस के नॉर्मल को मैं n1 बोलूंगा। तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है m1 वाला, इस पर नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे। और अर्थ सरफेस पर कैसे लगेगा? ऐसे। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर। तो ये तो इस सरफेस का हो गया नॉर्मल, है ना। इस पर तो लग गया ऊपर, इस पर लग गया नीचे। अब एक सरफेस ये भी तो है, ये चलो इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ये सरफेस नंबर। अच्छा ये m1 लिख रखा है, वैसे भी पता लग ही रहा है।
तो ये n1 ऊपर हो गया, n1 नीचे हो गया इस पर। अब ये देखो इस पर ऊपर वाले बॉक्स पर देखो, अब ये सरफेस भी तो कांटेक्ट में है, तो ये सेकंड वाली सरफेस है, तो इस पर किधर लगेगा, ऊपर, ये n2। अब ये देखो ये बॉक्स किस पर रखा है, m1 वाले पर, तो ये इसको भी तो नीचे दबाएगा, तो इस पर कितना लगेगा, अपोजिट में n2। समझ गए क्या? अब जैसे मान लो मैं दोनों को अगर सेपरेट बना के लिखता हूं, तो m1 पर तो सिर्फ एक ही नॉर्मल लग रहा है, वो किधर लग रहा है, n2। m2 वाले पर देखो, m2 वाला इस पर सिर्फ एक ही नॉर्मल लग रहा है, वो किधर लग रहा है, n2। और अगर मैं m1 वाले पर बनाऊं, m1 वाले पर कितने नॉर्मल लग रहे हैं, m1 वाले पर कितने नॉर्मल लग रहे हैं, तो देखो एक तो लग रहा है ऊपर, सिर्फ m1 वाले पर देखो, ये तो अर्थ सरफेस पर है ये वाला, सिर्फ m1 वाले पर देखो एक नॉर्मल तो लग रहा है ऊपर, जिसको अपन ने क्या बोला है, n1, और एक इसका नॉर्मल नीचे लग रहा है, वो कितना लग रहा है, n2। समझ गए क्या? तो ये देखो मैंने नॉर्मल की दोनों पर डायरेक्शन बना दी है ना। इसको अपन जैसे अभी सेपरेट करके लिखा है ना अपन ने, इसको बोलते हैं एफबीडी। क्या बोलते हैं इसे, एफबीडी। अभी अपन आगे चल के एफबीडी भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन किसकी बता रहा हूँ, नॉर्मल की। अच्छा, ऐसे जैसे तीन सरफेस होती, नेक्स्ट पेज पर करवाता हूं। अगर जैसे मान लो, फिर इसमें भी डायरेक्शन किसकी बतानी, सिर्फ नॉर्मल की है ना। जैसे मान लो अगर तीन सरफेस हो तो एक बॉक्स, उसके ऊपर फिर एक और बॉक्स, और फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स, तो ये वाला हो गया m1, ये m2, और ये हो गया m3, है ना। अब देखो तीन सरफेस आ गई तो तीन नॉर्मल आ जाएंगे, तो एक नॉर्मल तो लग जाएगा इस पर, n1 ऊपर लगा दो, ये अर्थ पर लग गया n1, है ना। अब ये सरफेस भी तो कॉन्टेक्ट में है, तो इस पर किधर लगेगा, ऊपर n2, और एक लग जाएगा नीचे n2। अब एक ये सरफेस भी तो है, तो किधर लगेगा, n3, और एक किधर लग जाएगा, नीचे n3। अब सब पर अगर मैं एफबीडी चेक करूं, तो जैसे m1 वाले पर देखो कितने नॉर्मल लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है m1 वाले पर सिर्फ, है ना, नीचे नीचे वाले पर, तो एक तो लग रहा है ऊपर n1, और एक ये वाले का भी तो लग रहा है नीचे n2, है ना। और इधर देखो m2 वाले पर चेक करो, m2 वाले पर देखो ऊपर लग रहा है n2, नीचे लग रहा है n3, है ना। फिर उसके बाद कौन कौन सा वाला आ रहा है, m3। m3 पर देखो सिर्फ एक ही नॉर्मल है, वो कौन सा है, ऊपर n3। ये देखो सारे नॉर्मल अपन ने लगा दिए, है ना। और ये वाला नीचे वाला तो अर्थ सरफेस पर, इस पर कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन सिर्फ बॉक्स पर अगर नॉर्मल देखें तो इतने नॉर्मल लग रहे हैं। पहले वाले पर ये n1 ऊपर n2 नीचे, दूसरे वाले पर n3 नीचे n2 ऊपर, और तीसरे वाले पर n3 ऊपर। समझ गए क्या, है ना। अभी सिर्फ अपन ने नॉर्मल की डायरेक्शन बनाई है कि जितनी सरफेस उतने नॉर्मल, तो अभी तीन सरफेस है तो तीन नॉर्मल आ गए। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में दो सरफेस है तो दो नॉर्मल आ गए। उससे पहले वाले में एक ही सरफेस था तो एक एक नॉर्मल आ रहे थे। समझ गए क्या, है ना। तो इस टाइप से नॉर्मल रिएक्शन लगता है ना। अब इसके बाद अपन इसके और भी क्वेश्चन करेंगे अपन फर्स्ट लॉ पर इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अभी अपन टेंशन फोर्स, है ना। नॉर्मल पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, है ना। कॉन्टेक्ट सरफेस के दो उसमें रिजोल्व किया अपन ने, है ना, दो फोर्सेस में। जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स था वो फ्रिक्शन था, और जो नॉर्मल वाला था उसको क्या बोल रहे थे अपन, नॉर्मल रिएक्शन, जो अभी अपन ने पढ़ा है। अब अपन पढ़ रहे हैं टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब टेंशन फोर्स किस में लगता है, टेंशन फोर्स लगता है स्ट्रिंग और रोड में, है ना। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, टेंशन फोर्स एक्टिंग इन स्ट्रिंग एंड रोड, है ना। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, तो रस्सी और जैसे लोहे की कोई रोड हो तो उसमें टेंशन फोर्स लगता है। अब लगता किधर है, इसके डायरेक्शन सीखते हैं, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक रस्सी है, ये ऐसी, है ना, तो इसमें टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऐसे, ये टेंशन फोर्स, ये इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। तो ये टेंशन फोर्स ये ऐसे। अब जैसे देखो टेंशन फोर्स आएगा कब, जैसे मान लो अपन ये दोनों रस्सी के दोनों एंड को ऐसे खींच रहे, है ना, इस दोनों एंड को अपन ऐसे खींच रहे, तो रस्सी खिंचाएगी, तो वो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, कि वो टेंशन फोर्स लगाती है ना अपने, और टेंशन फोर्स लगेगा किधर, हमेशा टुवर्ड्स अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना। जैसे मान लो तुम ऐसे खींच रहे दोनों पॉइंट को ऐसे, तो ये देखो ये यहाँ पर जैसे कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा ना, यहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा,
तो इसके हमें, अब जैसे मान लो देखो मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे देखो ये अपनी सीलिंग है, छत की सीलिंग होती है ना, उसमें एक अपन ने रस्सी बांध ली है और उसे एक ब्लॉक से लटका दिया ऐसे, समझ गए क्या? ये सीलिंग है, अपने छत की सीलिंग, उस पर एक रस्सी टांगी और उस पर एक बॉक्स लटका दिया जिसका मास कितना mg है ना। अब देखो टेंशन फोर्स अगर इसमें मैं बनाऊं तो किधर बनेगा हमेशा, देखो कैसे बनाते हैं। अब ये देखो दो कॉन्टेक्ट जगह है क्या, एक कॉन्टेक्ट तो यहाँ है और एक कॉन्टेक्ट यहाँ, यह देखो यहाँ किसका कॉन्टेक्ट है, सीलिंग और रस्सी का, यहाँ पर रस्सी लगी हुई है ना, तो यहाँ सीलिंग और रस्सी का कॉन्टेक्ट, और यहाँ देखो ये ब्लॉक और रस्सी का कॉन्टेक्ट है ना, तो हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस से अवे लगता है, तो यहाँ देखो कॉन्टेक्ट सरफेस इससे दूर, यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस इसके दूर है, ये टेंशन टी। और अभी अपने जो एनएलएम में अपन पढ़ेंगे वो रस्सी कैसी होगी, ये रस्सी मासलेस होगी है ना, तो हर जगह टेंशन कैसी होगी, बराबर। ये रस्सी अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये रस्सी कैसी है, मासलेस, जो स्ट्रिंग का मास है वो क्या है, 0 है ना, मतलब ये कैसी है, मासलेस, तो इसलिए टेंशन सारी जगह पर बराबर होगा, मतलब यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी। ये मास अगर मासलेस है, रस्सी का कोई मास नहीं है, तो टेंशन 0 है ना। अब ऐसा क्यों है ये तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा, क्योंकि अगर उसका मास नहीं है ना तो हर जगह है ना, जैसे मान लो यहाँ पर सिर्फ mg है, अगर रस्सी का भी मास होता ना तो वो भी काउंट होता जाता, तो फिर टेंशन ऊपर जाते जाते बढ़ती जाती है ना। पर अभी अपन ने कैसे ली, बिना मास वाली रस्सी, इसलिए वो टेंशन हर जगह कैसी है, बराबर। समझ गए क्या? तो ये याद रखना, टेंशन फोर्स कैसे लगता है, हमेशा कॉन्टेक्ट पॉइंट के अवे, कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे है ना, जैसे यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर, यहाँ इससे दूर, समझ गए क्या? तो ऐसे अपने टेंशन फोर्स लगता है ना। और ये किस में रखते हैं, एक तो स्ट्रिंग में और एक रोड में है ना, रस्सी और रोड में है ना, समझ गए क्या? तो इतने अपन ने 3 टाइप के फोर्स पढ़ लिए, जो एनएलएम में अपन सबसे ज्यादा इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, कौन सा, ग्रेविटेशनल, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन और फिर टेंशन फोर्स, समझ गए क्या? तो इतने टाइप के फोर्स पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। अब देखो अपन न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बता चुका हूं पहले भी न्यूटन फर्स्ट लॉ, लेकिन अब अपन थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ में पहले पढ़ा चुका हूं मैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस, वेक्टर सम सारा इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सारे फोर्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल से बैलेंस होने चाहिए, वर्टिकल वाले वर्टिकल से बैलेंस होने चाहिए है ना। ये चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब जैसे देखो, जैसे ये एक बॉक्स है, ये है ना, जिसका मास है m, ये ऐसे रखा हुआ है ना। अब मैं इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये बताना है, कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉक्स पर। तो देखो एक फोर्स तो लग रहा है इस बॉक्स पर mg, जो कि अर्थ हमेशा नीचे लगाएगी, लग रहा है क्या, एक फोर्स तो लग रहा है mg। और अगर ये बॉक्स इस सरफेस पर रखा हुआ तो एक फोर्स और आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्टेक्ट फोर्स, वो लग जाएगा ऐसे। अभी एक ही सरफेस है इसलिए अपन n बोल रहे हैं इसको है ना। अब यहां देखो, अगर एक चीज पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, एफबीडी, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, एफबीडी है ना। इस एफबीडी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब मैं बताता हूं थोड़ा सा, कि कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी रखी हुई है, तो इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना, इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको क्या कर दो, शो कर दो है ना। अगर मैं इस पर सारे फोर्स, जैसे मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है m, इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको सबको शो कर दूं, उसको क्या बोलते हैं, एफबीडी है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा, शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर ये ब्लॉक है तो ब्लॉक आ गया है ना। तो सारे फोर्स को क्या करना है, अपने को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, समझ गए क्या? इसको क्या बोलते हैं, एफबीडी, शॉर्ट फॉर्म में इसको एफबीडी बोलते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम इसका नाम है ना। अब देखो, जैसे अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए है ना। अब जैसे मान लो मैं यहां से एक एग्जांपल ले रहा हूं, कि ये ब्लॉक किसमें, इक्विलिब्रियम किसमें है, ब्लॉक इज इन
इक्विलिब्रियम, किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो इस पर कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है ना? ये कॉन्टेक्ट फोर्स बताना है कि कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो जैसे मैं इसका एफबीडी बनाऊं, एफबीडी बना रहे हैं अपन, ये ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं अपन, जिसका मास कितना है m1। तो इस पर देखो एफबीडी मतलब कितने फोर्स लग रहा है वो सबको शो करना है। तो एक फोर्स तो लग रहा है इस पर नॉर्मल, है ना, और एक फोर्स लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल mg। अभी अपन पढ़ के आए ग्रेविटेशनल और नॉर्मल, है ना। नॉर्मल कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, और mg कैसे लगता है? हमेशा नीचे, है ना, ग्रेविटी की तरफ। तो ये ग्रेविटेशनल सरफेस है ना, ग्रेविटी की सरफेस है ये, तो इधर लगेगा। अब देखो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, किस में है, किस पे बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए? बैलेंस। अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वर्टिकल वाले को बैलेंस कर लो, तो नॉर्मल कितना लग जाएगा? mg। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है? ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को, है ना। देखो ये फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो इसको बैलेंस कर लिया ना। तो देखो इसमें अपन जैसे क्वेश्चन पूछा था नॉर्मल फोर्स, है ना, जैसे क्वेश्चन था अपना नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, है ना, ये क्वेश्चन था अपना नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, और कंडीशन क्या थी कि ये ब्लॉक किस पर है? इक्विलिब्रियम में, है ना। तो नॉर्मल फोर्स कितना लग गया? mg। अब देखो जैसे मैं अब एक एग्जांपल और अच्छा बनाने वाला हूं, सेकंड एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर सेकंड देखो। जैसे मान लो ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, डबल सरफेस लेके आते हैं अपन, है ना, डबल सरफेस। ये इसका मास हो गया m1 और ये मास हो गया अपना m2, है ना। अब देखो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, एक तो यहाँ पर है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस तो ये हो गई, एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये हो गई। तो दोनों की वैल्यू बतानी है नॉर्मल, है ना। फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब देखो अब ये बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में, है ना। ब्लॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है? ब्लॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो सरफेस पे रखे हैं तो इक्विलिब्रियम में ही होंगे, है ना, रेस्ट में, है ना। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, अगर नेट फोर्स बैलेंस हो रहे हैं सारे तो इक्विलिब्रियम में, है ना। अब यहाँ पर देखो, पर अपने को पहले बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब सारे फोर्स क्या होने चाहिए? बैलेंस। अब इस पर देखो दो सरफेस है ना, एक सरफेस तो ये है, तो इस पर नॉर्मल एक तो ऊपर लगेगा, इसको बोल देते हैं n1, और एक नॉर्मल इस पर, इस वाले पर ऊपर लगेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? n2। अब इस पर इसका एक नॉर्मल नीचे भी तो आएगा, वो किधर लगेगा? नीचे, n2, और बराबर होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। अब यहां पर देखो जैसे एफबीडी बनानी है मुझे, तो एफबीडी बनाओ पहले किसका? एफबीडी बनाओ पहले नीचे वाले का, m1 वाले का। तो इस पर नॉर्मल कितने लग रहे हैं? दो। एक तो नीचे से, ये देखो कॉन्टेक्ट सरफेस इसका, ये अर्थ का तो चलो अपन बना नहीं रहे क्योंकि अर्थ का नहीं निकाल रहे फिर। तो ये देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और एक n2 नीचे लग रहा है क्या? है ना। अब इनका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, कितना? m1g, है ना। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा देते हैं, कितना लगेगा? m1g, और इसका m2g। तो इसको थोड़ा सा अपन एफबीडी में बनाते हैं कि अगर मैं एफबीडी इसका बनाऊं m1 वाले का, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है m1g, और ऊपर वाले बॉक्स का नॉर्मल किधर लग रहा है? नीचे, और इसके सरफेस का कॉन्टेक्ट अर्थ के साथ था तो इसका नॉर्मल लग रहा है ऊपर, है ना। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स क्या होने चाहिए? बैलेंस। तो इसमें देखो दो फोर्स तो नीचे लग रहे हैं, n2 नीचे लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, और एक ऊपर लग रहा है। तो n1 किसको बैलेंस कर रहा है? ऊपर वाला, इन दोनों नीचे वाले को, n2 प्लस m1g, है ना। अभी अपने को n2 की वैल्यू और काउंट करनी पड़ेगी तभी आएगा। अब एफबीडी बनाओ किस पर? अब एफबीडी बनाओ किस पर? m2 वाले पर, जो ऊपर रखा हुआ है। तो ऊपर वाले का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? उस पर ऊपर, n2, है ना। और इसका खुद का m2g भी तो लग रहा है, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है m2g। अब देखो ये भी अगर इक्विलिब्रियम में, तो n2 किसको बैलेंस कर रहा है? m2g को कर रहा है क्या? है ना। देखो एक वैल्यू निकालनी है अपन ने नॉर्मल फोर्स की, दो नॉर्मल आएंगे, तो एक अपन ने कैलकुलेट कर लिया n2, कितना है? m2g। अब n1 में देखो यहाँ n2 चल रहा है, n2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दूं, तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m2g प्लस m1g, है ना। यहाँ से देखो n2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने, ये देखो, है ना।
तो अपने N1 की वैल्यू कितनी आएगी, M1, अच्छा इसमें तो दोनों में से G कॉमन ले सकते हैं ना, M1 प्लस M2 इंटू जी, इस टाइप से। समझ गए क्या? ये नॉर्मल आएगा, N1 तो इतना आएगा और N2 उतना आएगा, है ना। अब एक और चीज देखो, जैसे मैं एक और शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस पे, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं अपन 3 ब्लॉक वाला, 3 ब्लॉक का नॉर्मल निकालते हैं अपन, है ना। एग्जाम्पल नंबर 30, 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक ब्लॉक तो नीचे रखा हुआ है, इसको बोल देते हैं M1, एक इसके ऊपर रखा हुआ है M2, एक उसके ऊपर रखा हुआ है M3, है ना। अब कंडीशन क्या है फिर, इक्विलिब्रियम, तो फिर अपने को है ना N1 N2 N3 सब वैल्यू काउंट करनी है, नॉर्मल रिएक्शन 3 आएंगे ना, एक सरफेस, 2 सरफेस, एक या 3 सरफेस, है ना। तो जैसे N1 भी काउंट करना है, N2 भी काउंट करना है और N3 भी काउंट करना है, समझ गए क्या। N1 वाला ये वाला सरफेस है, N2 वाला ये बीच वाला, N3 वाला ऊपर वाला, जैसे मास है ना वैसे सरफेस हो गए अपने, है ना। अब यहां से देखो, एक नॉर्मल तो यहां लगेगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस तो नॉर्मल ऊपर लग गया, और ये अर्थ पर तो चलो लगा देते हैं, इसे निकाल देना तो है नहीं, तो ये हो गया N1। एक सरफेस ये कॉन्टेक्ट तो किधर लगेगा, ऊपर N2, अब नीचे भी तो लगेगा एक N2, है ना। इस पर देखो N3 और एक लगेगा नीचे N3, समझ गए क्या। अब जैसे मैं एफबीडी बनाऊं, तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ तुम, किसका, ऊपर वाले का बनाओ सबसे पहले जो ऊपर वाला है ना उस पर एफबीडी बनाओ, है ना। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले का बनाना है, पर सबसे पहले उस पर कम फोर्स लग रहा है इसलिए ऊपर सबसे पहले उसको रख दिया, तो इस पर एक तो लग रहा है N3 ऊपर, है ना, ये देखो N3 ऊपर लग रहा है, और इसका खुद का वेट भी तो लगेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना लगेगा M3G, इसी का मास इंटू जी, है ना। अब देखो इक्विलिब्रियम में है तो N3 किसको बैलेंस कर रहा है, M3G को, समझ गए, है ना। ये देखो N3 की वैल्यू कितनी आ गई, M3G। अब किस पर एपीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम किस पर, अब बनाओ सेकंड वाले पर, नीचे वाले पर M2 पर। अब देखो M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, M2 पर देखो एक तो लग रहा है, ये नीचे देखो N3, इसका ये इसको दबा के बैठा है ना, तो N3 नीचे लग रहा है, और N2 लग रहा है उस पर ऊपर, ये N2 तो लग रहा है ऊपर, N3 लग रहा है नीचे, और उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स M2G नीचे, है ना। अब देखो दो फोर्स तो लग रहे हैं नीचे, N3 और M2G, देखो ये भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, इस N2 को बैलेंस कर लेंगे ऊपर वाले को, तो N2 कितना आ जाएगा, N3 प्लस M2G, है ना। अब यहाँ से देखो अपन N3 पहले काउंट करके आ चुके हैं, तो N2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो M3G प्लस M2G, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं G कॉमन लूँ तो M2 प्लस M3 इंटू G, समझ गए क्या, है ना। अब जैसे देखो लास्ट वाला एफबीडी देखो, अब लास्ट वाला एफबीडी देखो, अब 3 सरफेस, अच्छा इसका बना रहे हैं अपन M1 वाले का, M1 वाले का अपन एफबीडी बना रहे हैं, ये M1 वाला, है ना। अब इस पर देखो कॉन्टेक्ट फोर्स कितने हैं, एक तो लग रहा है N2, एक कौन सा लग रहा है, ये देखो N2 नीचे लग रहा है, और एक लग रहा है ऊपर N1, और इसका खुद का वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो कितना हो गया, M1G। अब यहाँ से देखो दो दो तो लग रहा है नीचे N2 और M1G, और एक लग रहा है ऊपर, तो N1 किसको बैलेंस कर रहा है, N2 प्लस M1G। यहाँ से देखो N2 की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके आए, वो कितनी है, M2 प्लस M3 इंटू जी, वो ये M1 और आ गया, यहाँ पे रखते हैं M2G प्लस M3G, ये N2 की वैल्यू हो गई, प्लस ये चल रहा है M1G, तो यहाँ से देखो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 प्लस M3 प्लस M1, है ना। अच्छा आगे पीछे भी लिख सकते हैं ना अपन, M1 को पहले लिख सकते हैं, फिर M2 फिर M3। एक चीज देखो इसमें तुम, यहाँ पर तीनों मास जुड़ गए, यहाँ 2 मास थे और यहाँ एक ही मास था M3, तो मैं एक इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जैसे नॉर्मल लिखने का डायरेक्ट, देखो नेक्स्ट पेज पर, इस पर देखना, जैसे अभी अपन ने 3 ब्लॉक बनाए थे, ये M1 और ये M2 और ये वाला कौन सा M3, है ना। जैसे मान लो ये वाला लग रहा था, पहले कॉन्टेक्ट फोर्स लगा लेते N1, और इस पर कौन सा लग रहा था, ऊपर N2,
और एक कॉन्टेक्ट नीचे भी तो आएगा, N2 बराबर है इस पर, और नीचे ऊपर N3 और नीचे भी N3 है ना। अब जैसे डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है N1 N2 N3, तो देखो कैसे करना है। जैसे N1 की कैलकुलेट करनी है वैल्यू, है ना, तो N1 है ना, जब N1 निकालो तो ये वाला कॉन्टेक्ट फोर्स निकालना है, तो इन तीनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लो। ये वाले सरफेस का कॉन्टेक्ट फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो N1 को थोड़ी पता है कि ऊपर कौन रखे हुए हैं, है ना, तो इन तीनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम बना लो, इन तीनों को एक ही ब्लॉक बना लो जिसका मास कितना M1 M2 और M3 है ना। इन तीनों को एक ही ब्लॉक बना लो जिसका मास कितना M1 M2 M3 है ना, क्योंकि वो तीनों मास ही तो इस पर कॉन्टेक्ट में है रियल में कॉन्टेक्ट में तो M1 है, पर इसको इस सरफेस को थोड़ी पता है कि ऊपर M2 और M3 रखे हुए हैं, तो इन तीनों को एक ही बना लो, है ना। अब ये तीनों बॉक्स का अगर एक ही मास हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, N1, उसको कौन बैलेंस कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं तीनों को एक ही मास मान लूं M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे, है ना। अब ये तीनों बॉक्स ऐसे रखे हुए हैं और ये नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर, तो ये नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, इन तीनों का मास का जो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, तीनों मास का इधर नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, N1। यहाँ से देखो N1 की वैल्यू आ गई है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, है ना। देखो शॉर्ट तरीके से अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। अगर जैसे ऐसे ही M2 काउंट करना है, कौन सा काउंट कर रहे हैं, ये तो अपना आ गया N1, अब काउंट कर रहे हैं अपन N2, है ना। अब N2 देखो कहां पर लग रहा है, N2 लग रहा है यहाँ पर, ये वाली सरफेस की वजह से आया नॉर्मल फोर्स N2, है ना। अब N2 को जब अपन काउंट कर रहे हैं तो N2 कहां पर आ रहा है, इस सरफेस से, तो इस सरफेस से ऊपर जितने भी हैं बॉक्स उनको एक ही बना लो, इस सरफेस से ऊपर जितने भी बॉक्स है उनको एक ही बना लो, है ना। इस सरफेस से ऊपर तो एक ही दो ही बॉक्स है बस, कौन कौन सा, M2 और M3। इस सरफेस के ऊपर तो देखो दो ही बॉक्स है M2 और M3, तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कितना लगेगा, M2 प्लस M3 इंटू जी। उसको कौन बैलेंस कर रहा है, N2 ही तो कर रहा है। ये देखो इस पर N2 ऊपर लग रहा है, इन दोनों को एक ही बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से देखो N2 की वैल्यू क्या आ गई है, डायरेक्ट M2 प्लस M3 इंटू जी, है ना। अब जैसे फिर देखो इसके बाद अगर तुम्हें N3 काउंट करना है, तो N3 कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, ये कॉन्टेक्ट सरफेस आई इसकी वजह से आया ना N3, है ना। अब देखो उसके N3 की इस सरफेस के ऊपर कितने बॉक्स है, बस एक ही है ना, M3 वाला, तो M3 से नीचे और कॉन्टेक्ट फोर्स ऊपर N3, तो यहाँ से देखो N3 की वैल्यू डायरेक्ट किसको बैलेंस कर रहा है, M3G को। ये ऐसे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट, है ना, बार बार एफबीडी करने से बच जाएंगे अपन, है ना। अब ऐसे जैसे चार ब्लॉक होते हैं M1 M2 M3 M4, तो N1 पता क्या आता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी, है ना। और फिर N2 आता है M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी, और फिर N3 आता ओनली, अच्छा N3 आता फिर M3 प्लस M4 इंटू जी, और फिर N4 आता M4 इंटू जी। चार नॉर्मल आ जाते हैं ना, अगर चार चार ब्लॉक होते हैं, एक ऊपर एक ऐसे, तो फिर एक और नॉर्मल आता है N4, है ना। तो ऐसे नॉर्मल अपने को काउंट करना है ना। इसके बाद देखो मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन पर बॉक्स रखा हुआ हो, है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल कितना थीटा, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है मास m का। अगर इस पर नॉर्मल रिएक्शन बताना है तो देखो इस पर कैसे करेंगे। अब ये बॉक्स का देखो mg इधर लगेगा नीचे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, तो mg हो गया। अब इस mg के अपने को दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अच्छा इसका नॉर्मल इधर लगेगा, है ना, नॉर्मल इधर लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब mg के दो कंपोनेंट आएंगे, अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, है ना, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया क्या। तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, तो इधर जो आएगा वो क्या आएगा कोस, तो mg कोस 90 माइनस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा mg साइन 90 माइनस थीटा, है ना। अब ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपना mg साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा अपना mg कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो बन जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, है ना। अब देखो नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो देखो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, क्या ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये देखो ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, जिस पर
नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ए से, और एम जी साइन थीटा लग रहा है ए से, है ना, और इधर लग रहा है अपना एम जी कोस थीटा। अब देखो ये ब्लॉक का नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? ये ब्लॉक अब हॉरिजॉन्टल, अगर जैसे तुमने इंक्लाइन प्लेन पे इस बॉक्स को रखा हुआ है तो ये ऐसे फिसल के आएगा ना नीचे, है ना, तो इस डायरेक्शन में ये बैलेंस है, इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है ना, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, इसलिए है देखो ये नॉर्मल एम जी कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है ना, तो ये नॉर्मल ने किसको बैलेंस कर लिया? एम जी कोस थीटा को। अब एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं मिला, इधर देखो कोई बैलेंस नहीं कर रहा है एम जी साइन थीटा को, इसलिए ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो फिसल के नीचे आ जाएगा, है ना, पर नॉर्मल को बैलेंस करने वाला मिल चुका है, तो वो कौन है? एम जी कोस थीटा। समझ गए क्या? तो ये नॉर्मल आ गया अपने इंक्लाइन प्लेन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल देखना, जैसे ये एक ऐसी सरफेस है ना, इस टाइप की सरफेस दी है, इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, क्या रखी हुई है? एक बॉल, इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है, जैसे देखना इस टाइप की अपनी सरफेस है ना, और इसके अंदर रखी हुई है एक बॉल, ये है ना, इसके अंदर रखी हुई है एक बॉल। एक सेकंड बस थोड़ा सा डायग्राम में अच्छे से बना देता हूँ। देखना ये ऐसे एक सरफेस है, तो इसके अंदर एक बॉल, सॉलिड बॉल फंसी हुई है इस टाइप से, ये देखो, है ना। अब ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों काउंट करने हैं, और ये बॉल ने जो यहां से एंगल बना रखा है, ये वाला एंगल है 37, और ये बाकी जो बचा हुआ है ये भी कितना है? 37, है ना। अब ये बॉल का मास ले लेते हैं अपन की, बॉल का मास है कितना? 5 kg। ऐसी दो सरफेस है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो अगर दो सरफेस है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितने आएंगे? दो सरफेस है तो दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, है ना। तो अपने को N1 और N2 दोनों नॉर्मल रिएक्शन काउंट करने हैं, और ये बॉडी, ये ब्लॉक किस पर है? ये बॉल किस पर है? इक्विलिब्रियम में, और बॉल का मास कितना है? 5 kg, है ना। फाइंड आउट N1 एंड N2। N1 N2 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन दोनों सरफेस के। when block is in equilibrium, किसमें है? इक्विलिब्रियम। अब देखो इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? इसका नॉर्मल रिएक्शन देखना ऐसे लगेगा, इस टाइप से लगेगा क्या? ये सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर, और इस वाले का कैसे लगेगा? इस टाइप से, है ना। तो ये बॉल नंबर 1 है तो इसका N1, और ये हो गया, ये सरफेस नंबर 1 तो इसका N1, और ये सरफेस 2 है तो इसका N2। अब यहां से देखना, ये एंगल निकालने हैं मुझे, जब तक ये एंगल काउंट नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब इसमें देखना, ये एंगल 37 दिया है मुझे, तो एक चीज देखो तुम यहां से, अगर ये एंगल 37 है, ये 90 का हो रहा है, तो ये बाकी ये बचा हुआ कितने का है? ये वाला एंगल 53, है ना, क्योंकि ये 37, ये 90 का हो गया, ये 53 का। अब उसके बाद देखना, ये 53 और ये पूरा 90 है, तो ये कितने का बचा हुआ है? 37। अगर अब ये 37 है तो ये फिर कितने का हो जाएगा? 53, फिर ये 53 का हो जाएगा। अब ये 53 का है ना, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये वाला देखना, ये अगर 53 का तो ये भी 53 का। देखो अपोजिट एंगल्स, मैथमेटिक्स में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये 53 का। ऐसे इधर से देखना, इधर से देखना तुम, ये 37 तो ये कितना? 53, ये 53 तो ये 37, और ये वाला अगर 37 तो ये 53, और अगर ये 53 तो फिर ये भी 53 हो जाएगी। देखो ये दोनों एंगल अपन ने कैलकुलेट कर लिए। अब ये अगर दोनों एंगल अपन ने निकाल लिए तो अब मैं इनको कंपोनेंट लेना थोड़ा अब आसान हो जाएगा। अब देखो इस N1 के और इस N2 के दो कंपोनेंट आएंगे। अब देखो अगर मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ अलग से, इस पॉइंट का देखना, मैं अलग से एफबीडी बना रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर mg तो नीचे लगेगा, मास है ना इसका, तो mg नीचे लग जाएगा। mg कितना हो गया? 50 न्यूटन, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा? 50 न्यूटन।
एम कितना है 5 और जी की वैल्यू 10, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 न्यूटन, है ना। अब इस पर देखो एक नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है क्या N2, और एक लग रहा है ऐसे, और देखो दोनों के एंगल कितने हैं, ये भी 53 है और ये वाला एंगल भी 53 है ना। अब इनके कंपोनेंट लेने हैं बस, और अगर इक्विलिब्रियम में तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से बैलेंस कर लेंगे और वर्टिकल वाले वर्टिकल से बैलेंस कर लेंगे। तो इसमें देखो n1 के दो कंपोनेंट आएंगे, तो जिधर थीटा उधर क्या आएगा कोस, तो इधर आ जाएगा अपना n1 कोस 53 और इधर क्या आएगा n1 साइन 53। ऐसे देखो n2 के भी दो कंपोनेंट आएंगे, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा n2 साइन 53 और इधर एंगल है तो इधर क्या आएगा अपना n2 cos 53 डिग्री। समझ गए क्या। अब ये मैंने दोनों कंपोनेंट बैलेंस कर लिए, तो अब वर्टिकल वाले वर्टिकल से बैलेंस कर लो और हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल से बैलेंस कर लो। तो वर्टिकल में देखो कौन कौन लग रहा है, ये दोनों लग रहे हैं ना, इन दोनों के वर्टिकल वाले कंपोनेंट, तो ये दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट मिलकर किसको बैलेंस कर लेंगे mg को, है ना, इसके वेट को। तो ये देखो इन दोनों का वेट इससे बैलेंस हो गया ऊपर वाले कंपोनेंट से, है ना। अब यहां से देखो एक ये हॉरिजॉन्टल वाले भी बैलेंस हो जाएंगे आपस में, तो इनको मैं इधर लिख देता हूं n2 साइन 53 इक्वल टू n1 साइन 53, है ना। अब यहां से देखो n2 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 और ये भी 4/5, तो यहां से देखो दोनों कैंसिल हो गए, तो n1 इक्वल टू क्या आया n2। एक इक्वेशन तो यहां से बन गई है, n1 इक्वल टू क्या है n2, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इसमें देखो यहां से देखना cos 53 कितना होता है 3/5, n1 ये भी cos 53 3/5 इक्वल टू 50, है ना। अब यहां से देखो n1 इक्वल टू क्या है, n1 इक्वल टू क्या है n2, तो n1 इक्वल टू जब n2 रखोगे तुम, तो यहां से देखना n2 की जगह मैं n1 रख रहा हूं, तो n1 3/5 प्लस ये तो चल ही रहा है अपना n1 3/5 इक्वल टू 50, है ना। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 n1 इक्वल टू 50, है ना। अब यहाँ से अपने देखो n1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो इधर, तो ये n1 आ जाएगा अपना 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 250 और ये 6 से नीचे चला जाएगा, तो ये आया अपना n1 कितना 250 डिवाइड बाई 6 न्यूटन, है ना। अब यहां से देखो n2 भी तो इतना ही है n1 के बराबर, तो n2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 250 डिवाइड बाई 6 न्यूटन, दोनों इतने फोर्स लगेंगे। समझ गए क्या, है ना। तो इस टाइप ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का, अभी इस लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। फिर इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखना। अगला एग्जांपल देखना, जैसे ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका ये एंगल है अपना 37 लेते हैं, ये इसको कितना 37 डिग्री, और एक सरफेस है वो ऐसी बिल्कुल फ्लैट इस टाइप से, है ना। अब इसके अंदर एक बॉल रखी हुई है इस टाइप से, ये बॉल रखी हुई है ना, ऐसा बॉल रखी हुई है ये, है ना। अब ये बॉल का मास थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन 3 kg ले लेते हैं। बॉल का मास कितना है, मास ऑफ बॉल तरफ लिखते हैं अपन, मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 3 kg, है ना। अब देखो अब भी सरफेस तो दो है ना, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस 2, एक सरफेस तो ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई, तो अब भी नॉर्मल दो आएंगे, तो फिर अपने को नॉर्मल कैलकुलेट करने हैं n1 और n2, है ना, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये अगर एंगल 37, अब इसमें देखना एक नॉर्मल तो ये लगेगा, अब इसको अगर अपन ने सरफेस 1 नाम दिया तो ये ऐसा लग जाएगा, है ना, और एक सरफेस यहाँ पर है तो ये ऐसा लग जाएगा, ये सरफेस ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा ना, है ना। अब एक चीज देखो तुम यहाँ से, ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया n2 वाला, तो इसको तो कंपोनेंट लेना ही नहीं है, कंपोनेंट सिर्फ किसके आएंगे n1 वाले के, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा किसी एंगल पर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से देखो ये एंगल अगर 37 है, ये वाला एंगल, है ना, तो ये वाला एंगल कितना है, ये 37 तो ये 53 हो गया क्या, ये 37 तो ये 53, ये 53 तो ये कितना 37, है ना।
क्योंकि पूरा एंगल 90 का है ना, तो ये 37 है अपना, ये 53, ये फिर 37, तो ये वाला कितना बन जाएगा फिर 53, है ना। और अगर ये वाला हो गया 53, तो यहां से देखो ये भी 53 है, ये भी कितना हो जाएगा 53। देखो ऐसा लग रहा है, देखो ये वाला एंगल 53 है ना, मतलब ये एंगल 53 है, और उसके बाद देखो n1 ऐसे है। अब अगर है ना, ये जैसे देखो दोनों ये पैरेलल लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे पैरेलल, ये और ये वाली, तो अगर इस स्ट्रेट लाइन ने ये एंगल 53 बना रखा है तो ये भी 53 होगा, है ना। मैथमेटिक्स में फिर ये एंगल अगर 53 है तो ये भी 53 होगा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, एंगल नहीं चेंज हो रहा है, तो ये अगर एंगल 53 तो ये भी 53 होगा, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक तरफ बाहर निकालूं, इसका एक बीडी बनाओ, तो इसको देखना, इस पॉइंट को ऐसे निकाल लो बाहर, है ना। तो इस पर देखो n2 तो लग रहा है ऐसे, और n1 लग रहा है ऐसे, और n1 का एंगल कितना है 53, और mg भी तो लगेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना लगेगा, मास 3 kg इंटू जी करो तो ये 30 न्यूटन। समझ गए क्या। अब देखो फिर दो कंपोनेंट आएंगे इस n1 के, तो इधर वाला कौन सा होगा, इधर इस बार एंगल आ गया तो इधर क्या होगा cos 53, और इधर क्या आएगा n1 sin 53। फिर देखो वर्टिकल वाले वर्टिकल को बैलेंस कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर लेंगे। तो वर्टिकल वाले देखो, वर्टिकल वाले कौन से n1 sin 53, ये ऊपर लग रहा है तो इस 30 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा। उसके बाद ये देखो n2 किसको बैलेंस करेगा, n1 cos 53, तो यहां से है ना एक काम करते हैं अपन, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो यहां से देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन ये बन रही है। अब जो पहली वाली इक्वेशन है ना, उससे अपन n1 कैलकुलेट कर सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन से सर ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इससे अपन n1 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, sin 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 इक्वल टू, ये चल रहा है 30, है ना। अब यहाँ से देखो 5 को अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यहाँ से देखो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 150, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 150 डिवाइड बाई 4, है ना। तो यहाँ से देखो n1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, 150 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, n1 की वैल्यू वहां से उठा के रख दो इसमें, 150 डिवाइड बाई 4 इंटू 3/5, तो 5 से ये फिर 30 टाइम में कैंसिल, है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी, n2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3, ये कितना होगा 90 डिवाइड बाई 4 न्यूटन, 90 डिवाइड बाई 4 न्यूटन, है ना। नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट क्या होगी न्यूटन। समझ गए क्या। तो ऐसा देख लो, अब ये और अच्छा क्वेश्चन था, उससे भी इस टाइप से क्वेश्चन करने अपने को सोल्व, है ना। इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स, इक्विलिब्रियम अगर है तो हॉरिजॉन्टल में भी आपस में फोर्स बैलेंस होने चाहिए और वर्टिकल में भी बैलेंस होना चाहिए, है ना, तभी वो पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करना है, पूरे डायरेक्शन में बैलेंस होना चाहिए। तो देखो अपन ने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए, 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन लिए अपन ने इससे, है ना। ठीक है क्या, है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं न्यूटन्स लॉ का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। तीसरे लेक्चर में अपन स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, है ना। जैसे अपन ने कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की अपन ने सारी वैल्यू कैलकुलेट की थी। आज अपन स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये सारी आज अपन ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना। समझ गए क्या। अब यहाँ से देखो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ने वाले हैं अपन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, यहाँ से देखना, जैसे एक सीलिंग से अपन ने रो स्ट्रिंग को लटकाई हुई है और उससे एक ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है 20 kg, है ना। अभी इक्विलिब्रियम में है क्या, अगर इक्विलिब्रियम में है ये तो कितना टेंशन लगेगा। अब देखो रस्सी आ गई है ना, तो रस्सी है तो अब टेंशन कितना है, रस्सी का अपन ये वाले अपने एनएलएम में रस्सी जो मानेंगे वो मासलेस है, इसलिए टेंशन हर जगह क्या रहेगी टी, है ना। अब यहां से देखो, तो टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को।
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइंड आउट टेंशन इन रोप इन इक्विलिब्रियम। अगर ये ब्लॉक ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रस्सी में कितने टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है ना। अब यहाँ पर देखो 2 kg पर एफबीडी बनाओ, ये 20 kg पर एफबीडी बनाओ तो टेंशन किधर लग रही है, ऊपर, और इसका खुद का वेट भी नीचे लगेगा mg, वो कितना होगा 2 × 10 mg, मास कितना 20 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10, तो ये कितना हो गया 200 न्यूटन। अब ये अगर इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम तो टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन किसको बैलेंस करेगा 200 न्यूटन, है ना। तो इस टाइप का अपन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लूंगा मैं। ये तो टेंशन कितनी आ गई है 200 न्यूटन, है ना। अब इसके बाद देखो, जैसे अगर एक से ज्यादा ब्लॉक लटके हुए हैं, जैसे मान लो एक से ज्यादा ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो ऐसे है और फिर एक ब्लॉक ऐसे है, तो इसका मास ले लेते हैं अपन 3 kg और ये हो गया अपना 4 kg। अब देखो दो रस्सियां हैं, है ना, तो अब दो रस्सियां हैं तो टेंशन भी दो आएगी। तो इस वाली रस्सी पर जो टेंशन आ रहा है उसको T1 बोल दो, इस वाली रस्सी में जो टेंशन आ रहा है उसको T2 बोल दो। रस्सी दोनों मासलेस ही है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है फिर क्वेश्चन में, फाइंड आउट T1 एंड T2। T1 T2 क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। फाइंड आउट T1 एंड T2 व्हेन ब्लॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये सारा सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम। अब इस पर देखो, इस पर देखो, जैसे अपने सबसे पहले अपन T2 काउंट करने वाले हैं, तो किस पर एफबीडी बनाओ T2 के लिए, इस पर 3 kg वाले पे T2 काउंट करने वाले हैं अपन, तो 3 kg वाले पर एफबीडी बनाओ, है ना। तो 3 kg वाले पर नीचे mg लगेगा 30 न्यूटन और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर T2 लग रहा है ना। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो T2 किसको बैलेंस कर रहा होगा 30 न्यूटन को, तो अपना टेंशन आ गई है 30 न्यूटन, है ना। अब इसके बाद देखो, अगर T1 निकालना है तो अपन एफबीडी किस पर बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम किस पर बनाएंगे 4 kg पर। तो यहां से देखना 4 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो खुद का वेट लग रहा है नीचे mg, वो कितना 40 न्यूटन, है ना। और एक ये वाली रस्सी का T2 लग रहा है इधर, ये वाली रस्सी का टेंशन लग रहा है इधर T2, और एक ऊपर वाली रस्सी जिसका टेंशन लग रहा है ऊपर कितना T1। अब वो T1 काउंट कर रहे हैं ना अपन, ये T1 ही तो काउंट करना है। तो ये T1 को देखो कौन बैलेंस कर रहा है, ये T1 को, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो T1 को बैलेंस करने वाले कौन है, T1 इज इक्वल टू ये दोनों फोर्स, ये दोनों नीचे लग रहे हैं T2 प्लस 40 न्यूटन। अब यहां से देखो, अभी अपन ने T2 की वैल्यू काउंट करी कितनी है 30, है ना। तो ये कितना हो गया 30 प्लस 40 70 न्यूटन, है ना। तो इतनी टेंशन आएगी दोनों में। अच्छा, जैसे अगर दो ब्लॉक से ज्यादा हो तो फिर कैसे करना, अच्छा इसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे T2 काउंट करना है ना, T2 काउंट करना है, तो इस रस्सी को देखो टेंशन कौन दे रहा है, सिर्फ ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इस पर mg नीचे लगेगा तो ये T2 ये रस्सी खींचेगी, तो इस वाली रस्सी में जो टेंशन आ रहा है वो सिर्फ इसके वेट की वजह से आ रहा है ना। तो इसका वेट कितना है 30 न्यूटन। तो देखो T2 को किसको कौन बैलेंस कर रहा है 30 न्यूटन। अब इस वाली रस्सी को देखो, जब इस वाली रस्सी में तुम्हें टेंशन निकालना है ना, तो इन दोनों ब्लॉक की वजह से इसमें टेंशन आ रहा है T1, तो इन दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लो, इन दोनों ब्लॉक को क्या मान लो एक ही सिस्टम, है ना। इन दोनों ब्लॉक को जब तुम एक ही सिस्टम मान लोगे तो इन दोनों का मास कितना हो जाएगा 7 kg, है ना। तो इन 7 kg का जो एक ब्लॉक बनेगा उसके वेट को T1 बैलेंस कर रहेगा, है ना। तो 7 kg का वेट कितना हो जाएगा 70, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 न्यूटन, है ना। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं अगला, अगर जैसे मान लो 3 ब्लॉक हो, कितने ब्लॉक हो 3 ब्लॉक इस टाइप से, उसके नीचे फिर एक और लगा हुआ है, फिर उसके नीचे एक और लगा हुआ है ना। तो ये हो गया, जैसे मान लो 2 kg, ये 3 kg और ये 4 kg। ये पहली वाली रस्सी है तो इसमें टेंशन T1, ये दूसरी रस्सी T2, इसमें T3, है ना। अब अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो T1 T2 T3 तीनों की वैल्यू काउंट करनी है। फाइंड T1 T2 एंड T3 when blocks is in equilibrium, है ना, इक्विलिब्रियम में।
किसमें है ये ब्लॉक? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए ना आपस में। अब देखो जैसे T1, सबसे पहले अपन T3 काउंट कर लेते हैं। T3 काउंट करते हैं तो T3 देखो, तो इस पर एफबीडी बनाने पड़ेगी ना 2 kg वाले पर। तो 2 kg वाले पर एफबीडी बनाओ। 2 kg वाले पर देखो इसका वेट लगेगा नीचे 20 न्यूटन, और टेंशन किधर लग रही है? सिर्फ ये वाली रस्सी है, तो T3 ऊपर लगेगा। समझ गए क्या? अब इस T3 को बैलेंस कौन कर रहा है? 20 न्यूटन। ये देखो 20 न्यूटन आंसर आ गया। अब जैसे मान लो T2 कैलकुलेट करने हैं। अब T2 कैलकुलेट करने के लिए फिर किस पर एफबीडी बनाए? T2 कैलकुलेट करने के लिए किस पर एफबीडी? 3 kg पर। 3 kg पर एफबीडी बनाओ, है ना। तो 3 kg पर अब देखो इसका खुद का वेट लगेगा 30 न्यूटन mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, m कितना 3, g की वैल्यू 10, तो ये 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। और ये वाली रस्सी भी तो इसको नीचे खींच रही है T3, ये वाली रस्सी भी तो इसको नीचे खींच रही है T3, है ना। अब उसके बाद देखो इसको, ये ऊपर वाली रस्सी भी तो ऊपर खींच रही है कितने से? T2 से। समझ गए क्या? ये वाली रस्सी का टेंशन देखो इस पर नीचे लग रहा है ना T3, और ये वाली रस्सी का देखो टेंशन ऊपर लग रहा है तो T2। अब देखो T2 को बैलेंस कौन कर रहा है? T2 को बैलेंस कौन कर रहा है? T3 और ये 30 न्यूटन। तो T2 कितना है, किसके इक्वल हो जाएगा? T3 प्लस 30, 30 न्यूटन, है ना। कितना आएगा? 30 न्यूटन। अब देखो T3 की वैल्यू अपन पहले काउंट करके आए, कितनी है? 20, 20 प्लस 30 ये कितना हो गया? 50 न्यूटन। समझ गए क्या? 50 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद देखो अपने को T1 कैलकुलेट करना है, तो T1 के लिए किस पर एफबीडी बनाओगे? T1 के लिए किस पर एफबीडी बनाओगे? 4 kg पर। तो देखो 4 kg पर अब कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है ऊपर T1, है ना। 4 kg पर फोर्स कितने लग रहे हैं? एक तो लग रहा है T1, और इसका खुद का एक T2 लग रहा है नीचे। ये वाली रस्सी भी तो खींच रही है T2 से, और इसका खुद का वेट वो कितना? 40 न्यूटन। अब देखो T1 को कौन बैलेंस कर रहा है? T1 को बैलेंस कौन कर रहा है? T1 को बैलेंस कर रहा है T2 प्लस 40 न्यूटन, है ना। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी है? 50। तो हो गया 50 प्लस 40 कितना? 90 न्यूटन, है ना। तो ये आंसर आ गया 90 न्यूटन। अगर इसको अब मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं तो देखो T3 की वैल्यू, T3 को बैलेंस करने वाला कौन है? T3 को बैलेंस करने वाला कौन है? इस 2 kg का वेट। तो 2 kg का वेट कितना हो गया? 20। तो T3 की वैल्यू आ गई 20। इसके बाद 3 kg को देखो, जैसे 3 kg पर निकालो ना, तो इस पूरे को एक सिस्टम बना लो, इस पूरे को एक सिस्टम बना लो। अगर T2 की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को सिस्टम बनाएंगे T2 को, तो T2 को बैलेंस कौन कर रहा है? अब इस पूरे को एक सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लो 5 kg का, ये 3 और 2 को एक ही ब्लॉक मान लो 5 kg का। अब ये T2 को 5 kg का वेट ही तो बैलेंस कर रहा है, तो 5 kg का वेट कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 न्यूटन। देखो वो 50 न्यूटन, है ना। अब इसके बाद देखो T1 की वैल्यू, तो जब T1 भी निकालना है तो इस पूरे को एक सिस्टम बना लो ना, इस पूरे को, है ना। अब देखो T1 को बैलेंस करने वाला कौन है? T1 को बैलेंस करने वाला कौन है? इस सब का वेट, इन सब का वेट। तो इन सबको एक ही ब्लॉक बना लो, तो 5 4 9, 9 kg का हो गया। तो इनका 9 kg का वेट कितना होगा? 90 न्यूटन। तो T1 देखो 90 न्यूटन आ रहा है। समझ गए क्या? तो ऐसे अपने को स्ट्रिंग ब्लॉक, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। अभी तो देखो इसमें स्ट्रिंग है ना, किसी एंगल पर नहीं थी, बिल्कुल सीधी थी। अगर स्ट्रिंग को अब थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए किसी एंगल पर, जैसे ये एक ब्लॉक है इस टाइप से, जिसका मास है 2 kg, इससे 2 स्ट्रिंग लगी हुई है ऐसे, इस टाइप से 2, ये इस टाइप से 2 स्ट्रिंग लगी हुई है ना। ये ब्लॉक है, इसे इस टाइप से 2 स्ट्रिंग लगी हुई है ना। एक स्ट्रिंग ये, इसको T1 बोल देते हैं इसके टेंशन को, एक स्ट्रिंग ये T2। अब ये दोनों ने है ना, इन्होंने जो एंगल बना रखा है, इसका एंगल है 37 और ये वाली का एंगल है 53, ये एंगल बना रखा है ना। अब अपने को फिर T1 एंड T2 दोनों कैलकुलेट करने हैं, और ये सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में, है ना। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो अपने को T1 एंड T2 दोनों कैलकुलेट करने हैं। फाइंड T1 एंड T2, है ना। अब देखो, अब ये T1 के 2 कंपोनेंट आएंगे,
एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 कोस 37 हॉरिजॉन्टल, जिधर थीटा उधर कोस, और एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो क्या होगा T1 साइन 37। ऐसे T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा T2 कोस 53, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, वो क्या होगा T2 साइन 53, है ना। और ये ब्लॉक का मास 2 kg था, है ना, ब्लॉक का मास कितना था 2 kg, है ना। अब देखो ये T1 और T2 दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो अब इसको थोड़ा सा एक तरफ एफबीडी बना के करते हैं। फिर एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो देखो अगर 2 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो खुद का वेट कितना 20 न्यूटन, एक कंपोनेंट इधर आया कितना है वो T2 कोस 53, एक कंपोनेंट इधर आया वो क्या है T1 कोस 37, और इन दोनों के एक एक कंपोनेंट ऊपर है, तो दोनों एक मिल जाएंगे ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे T1 साइन, क्योंकि दोनों एक तरफ लग रहे हैं, T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 53। ये देखो अब सारे को बैलेंस कर लो, है ना। तो यहां से देखो ये वाले इसको बैलेंस कर लेंगे, तो एक इक्वेशन तो मैं इधर बना देता हूं, चलो मैं इधर ही बनाता हूं सबको। यहां से देखना T1 साइन 37 प्लस T2 साइन 53 किसको बैलेंस कर रहे हैं 20 न्यूटन को। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो बैलेंस करेंगे, है ना, और ये आपस में बैलेंस हो रहे हैं, तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं T1 कोस 37 हॉरिजॉन्टल वाले, ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं, है ना, तो ये ऐसे बैलेंस हो गए आपस में। तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो, कोस 37 की वैल्यू 4/5, T2 कोस 53 की वैल्यू 3/5, है ना, 5 से 5 कैंसिल, तो T1 इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से T1 इज इक्वल टू, तो 4 को डिवाइड में पहुंचाएंगे तो ये हो गया 3/4 T2, T1 इज इक्वल टू 3/4 T2, है ना। अब यहाँ से इसे सोल्व करो पहले, देखो साइन 37 की वैल्यू 3/5 और साइन 53 4/5 इक्वल टू 20, है ना। अब यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू उठा के इसमें रख दूं तो T1 की वैल्यू कितनी है 3/4 T2, और ये तो चल ही रहा है 3/5 साथ में, और ये कितना हो गया 4 T2/5, है ना। अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया 9 T2/20, 5 × 4 20 हो गया, और ये कितना चल रहा है अपना 4 T2/5 इक्वल टू 20। यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ रहा है 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 T2 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा 16 T2 इक्वल टू 20, 20 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजो तो कितना हो जाएगा 400, और ये 16 और 9 कितने हो गए 25, तो 25 T2 इज इक्वल टू 400, तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी 400 डिवाइड बाय 25, तो ये लगभग कितने 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम में 8 टाइम में, तो आंसर कितना है T2 का 8 न्यूटन, है ना। तो यहाँ से T1 भी कैलकुलेट हो जाएगा क्या, तो T1 कितना जाएगा, ये क्या चल रहा है 3/4 और T2 की वैल्यू क्या आई है 8, तो 4 से 8 दो बार में कैंसिल, तो अपना T1 का आंसर क्या आया, T1 का आंसर कितना आया 6 न्यूटन, ये T1 का आंसर आ गया अपना 6 न्यूटन, है ना। ये 3 × 2 कितना हो गया 6 न्यूटन, समझ गए क्या। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सोल्व करने अपने को, है ना। अब मैं इससे और अच्छे क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा, देखना जैसे मान लो ये ब्लॉक ऐसे एक ब्लॉक है, एक रस्सी तो ऐसे लगी हुई है, ये ब्लॉक का मास लेते हैं अपन 2 kg, है ना, और इस ब्लॉक से एक रस्सी ऐसे लगी हुई है इस टाइप से, ये दो रस्सियां लगी हुई है ना ऐसे, तो ये वाली जो रस्सी इसमें टेंशन जो आई है वो T1 है, इस वाली रस्सी में जो टेंशन है वो T2 है ना। अच्छा मुझे एंगल अब इस बार ये वाला दिया है, और ये एंगल है अपना 53, है ना। अब अपने को फिर T1 और T2 कैलकुलेट करने हैं, और ये सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2, सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में, क्या कैलकुलेट करना है T1 एंड T2, है ना। तो इसमें देखना फिर से
यहाँ से देखना, एक कितने फोर्स लगेंगे इस पर, एक तो खुद का वेट लग जाएगा 20 न्यूटन, है ना। अब इसमें देखना, ये T1, ये एंगल 53, तो ये भी एंगल 53 है ना। देखो मेथ्स में अगर ऐसा कहीं पर भी जेड बन जाए ना, इस टाइप का जेड, तो ये अगर एंगल थीटा रहता है तो ये एंगल भी थीटा रहता है ना। तो यहाँ पर देखो एक जेड बन रहा है, ये जेड दिख रहा है क्या, तो ये एंगल 53, तो ये भी 53। अब ये T1 के दो कंपोनेंट आएंगे, देखो T1 ऐसा लग रहा है ना, तो थीटा की तरफ क्या आएगा, थीटा की तरफ क्या आएगा, कोस, तो एक हो गया कोस 53, और इधर क्या आएगा, साइन, ये हो गया साइन 53। अब 2 kg पर एफबीडी बनाओ, एफबीडी किस पर बनाओ, 2 kg पर। तो एफबीडी में क्या करते हैं अपन, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये 20 न्यूटन तो नीचे लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, इधर क्या लग रहा है अपना T1 कोस 53, और इधर क्या लग रहा है T1 साइन 53, है ना। अब ये सारे क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में, तो बैलेंस होना चाहिए ना। तो देखो T2 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 किसको बैलेंस कर रहा है, T1 कोस 53, है ना। T1 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 किसको बैलेंस कर रहा है, T1 कोस 53 को, है ना। अब यहां से देखो एक इक्वेशन इधर से बन जाएगी, T1 साइन 53 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ये वाली, ये इसको बैलेंस कर रहा है। अब यहां से देखो T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, साइन 53 की वैल्यू कितनी, 4/5, तो ये 4 से 20 कितने टाइम में कैंसिल, 5 टाइम में, ये 5 का करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 25 न्यूटन। समझ गए क्या, तो ये T1 कैलकुलेट कर लिया अब अपन। अब T2 में रख दो इसको, तो ये कितना चल रहा है अपना 25, और cos 53 कितना होता है 3/5, तो 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल, तो T2 कितना आया 15 न्यूटन, ये आएगा T2 15 न्यूटन। समझ गए क्या, ये देखो अपन ने T1 और T2 दोनों कैलकुलेट कर लिए, है ना। अब मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बनाता हूं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला एग्जांपल देखना इसमें। देखो इस टाइप से है, ये ब्लॉक एक तो ऐसे लटका हुआ है, एक रस्सी से ऐसे लगा दिया, पर इस बार मुझे जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल ये वाला दिया हुआ है, ये, और ये एंगल दिया है मुझे 37, और ये ब्लॉक से ले लेते हैं अपन, ये ब्लॉक 4 kg का, तो 40 न्यूटन तो नीचे लग जाएगा, है ना। अब मैं इस टेंशन को बोल रहा हूँ T2, और इसको बोल रहा हूँ T1। फिर ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या कैलकुलेट करना है अपने को, T1 एंड T2 इक्विलिब्रियम, है ना। सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम, फाइंड T1 एंड T2, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ गए क्या। अब इसमें देखो फिर से अगर मैं इस T1 के कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा T1 कोस 37, और एक कंपोनेंट इधर आएगा T1 साइन 37। समझ गए क्या। अब इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं 4 kg वाले का, 4 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखो इधर क्या लग रहा है T1 कोस 37 लग रहा है क्या, और इधर क्या लग रहा है अपना T2, और ऊपर कौन सा लग रहा है T1 साइन 37, और इसका खुद का वेट किधर लग रहा है नीचे 40 न्यूटन, है ना। अब सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो एक तो इधर हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिख लो इधर से, T2 इज इक्वल टू क्या T1 कोस 37, देखो T2 को किसने बैलेंस कर लिया, T1 कोस 37। एक इक्वेशन ये वाली बना लो, T1 साइन 37 इक्वल टू 40, देखो वर्टिकल वाले वर्टिकल से बैलेंस हो गए, तो यहां से देखो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 3/5 होता है, और ये कितना चल रहा है अपना 40, तो ये कितना हो जाएगा T1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 200 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, है ना। तो 200 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। समझ गए क्या। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो उठकर, 200 डिवाइड बाई 3, और कोस 37 कितना होता है 4/5 से, ये कितनी बार में 40, तो ये T2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 4 कितना हो गया 160 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, ये आंसर आएगा इसका।
देखो दोनों वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिए, समझ गए क्या? ये दोनों अपन ने वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, है ना? तो अभी अपन इक्विलिब्रियम के और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, है ना? ठीक है।